आप मुझे बता सकते हो दोस्तों एक ऐसा एज जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन या आसान शब्दों में कहूँ तो मॉडर्नाइजेशन हुआ था, वहीं जेम्स रशवेल लोवेल जैसे महान इंसान ने इस पूरे एज को रिजेक्ट करते हुए कहा था रेजर रिडन एज। क्या आप जानते हो ये कौन सा एज है, या एटलीस्ट मुझे इतना तो बता ही दीजिए कौन सी सेंचुरी है। इसे कहा जाता है एज ऑफ एनलाइटनमेंट, जो कि बिलोंग करती है 18th सेंचुरी से। 1700 से लेके 1798 एडी को हम क्लासिफाई करते हैं एज ऑफ एनलाइटनमेंट। अब आपको बता दूं, एज ऑफ एनलाइटनमेंट को एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है, पर सबसे पॉपुलर नाम है ऑगस्टिन एज। अब आप मुझे पूछोगे ये ऑगस्टिन नाम का मतलब क्या है। ऑगस्टिन एक शब्द है जो ऑगस्टस के युग में लैटिन लिटरेचर की प्रतिष्ठा में इस्तेमाल किया जाता है। इस एज के लिटरेचर में भी बहुत प्रतिष्ठा हुई, इसलिए इस एज को ऑगस्टिन एज कहा जाता है। रिचर्ड सैवेज एक एनलाइटनमेंट पोएट और सटायरिस्ट थे। इन्होंने एक पोइट्री लिखी थी जिसमें इस एज को बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने कहा है, फ्रॉम लिबर्टी ईच नोबलर साइंस sprung, Bacon brightened and Spencer sung, Clark and Locke new traits of truth explore, and Newton reaches heights unknown before. अब 1714 में हम देखते हैं कि इंग्लैंड कंफ्यूजन में आ जाता है कि अब जब क्वीन एन की मृत्यु हो गई है और उनका कोई वारिस नहीं है, तो इस सिचुएशन में राजा कौन बनेगा। कैथोलिक जेम्स जो उनके सौतेले भाई है वो बनेंगे, या दूर के जर्मन रिलेटिव प्रोटेस्टेंट जॉर्ज ऑफ हैनोवर बनेंगे। अब इस सवाल का जवाब इंग्लैंड को तब मिला जब जॉर्ज ने गद्दी संभाली और कैथोलिक विद्रोह को बंद कर दिया। अब इंग्लैंड में दो बहुत इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक थी विग्स और दूसरी थी टोरीज। अब ये दोनों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि विग्स एसोसिएटेड थी किटकैट क्लब से, वहीं टोरीज एसोसिएटेड थी स्क्रिबलर्स क्लब से। अब आप इनके मेंबर जरूर याद रखना। विग्स में है रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, जॉन वैनब्रू, विलियम कॉन्ग्रीव और रॉबर्ट वॉलपोल जैसे इंसान। अब स्क्रिबलर्स क्लब से एसोसिएटेड है अलेक्जेंडर पोप, जॉनथन स्विफ्ट, जॉन गे, थॉमस पार्नल और जॉन अर्बटनॉट जैसे मेंबर्स। अब 4 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं एज ऑफ एनलाइटनमेंट में। जो पहला होता है वो होता है 1707 में, जहां एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया। अब एक्ट ऑफ यूनियन में क्या होता है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मर्ज हो जाते हैं और इसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। दूसरी चीज जो होती है वो होती है 1709 में ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है कॉपीराइट एक्ट और 1709। अब यहाँ पर ऑथर्स को कुछ राइट्स दिए जाते हैं ताकि वो जब अपना वर्क पब्लिश करे तो वो बेझिझक होकर करे। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होती है वो होती है लाइसेंसिंग एक्ट पास किया जाता है, जहाँ थिएटर्स बंद किए जाते हैं। अब जब थिएटर्स बंद है तो लोग नॉवेल लिखना शुरू करते हैं, तो ये होता है लाइसेंसिंग एक्ट में, जहाँ थिएटर्स बंद हो जाते हैं। अब जो चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ होती है, जहां इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मर्ज हुए थे ग्रेट ब्रिटेन में, वहीं 1798 में आयरलैंड भी मर्ज हो जाता है। अब यूरोप के
इम्पॉर्टेंट पार्ट इंग्लैंड को देखने के बाद अब हम फ्रांस को भी देख लेते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल कंट्री थी उस टाइम पे। उस टाइम पे लुइस 14 का शासन चल रहा था, जिसको लुइस द ग्रेट या तो सन किंग भी कहा जाता था। अब यहाँ पर आर्ट्स एंड लिटरेचर इनके राज में बहुत ज़्यादा फ्लरिश होता है। अब लुइस 14 जो होते हैं वो यूगोनॉट्स, उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने यूगोनॉट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ बनाया था। पर लुइस 14 ने वो लॉ अबॉलिश कर दिया और 2 ऑप्शंस दिए यूगोनॉट्स को कि या तो तुम अपना रिलीजन फॉलो करो और फ्रांस को छोड़ दो, या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ और तुम फ्रांस में रह सकते हो। इस तरह से बहुत सारे यूगोनॉट्स को प्रोसिक्यूट करवा दिया गया। अब लुइस 14 के शासन के बाद लुइस 15 का शासन आता है। वो काफ़ी छोटे होते हैं, इसके लिए उनकी हेल्प करने के लिए फिलिप ड्यूक ऑफ ऑरेंज को रीजेंट बनाया जाता है। अब लुइस 15 की एक इम्पॉर्टेंट मिस्ट्रेस होती है मैडम दे पॉम्पिडियर। अब मैं आगे चल के बताऊंगी एक इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है एनलाइटनमेंट एज में। अब हम देखते हैं यूरोप के इम्पोर्टेंट पार्ट प्रूशिया में फेडरिक द ग्रेट का राज चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ रशिया में पीटर द ग्रेट बन जाते हैं सार ऑफ रशिया। वहाँ पे कोई किंग विंग नहीं होते, वहाँ पे सार होते हैं। अब हम देखते हैं जब एनलाइटनमेंट अपने पीक पे होता है तब जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट आर्टिकल लिखते हैं बताते हुए कि एनलाइटनमेंट एज क्यों कहा जाता है। अब ये ऐसे में वो एक वर्ड यूज करते हैं, जर्मन वर्ड यूज करते हैं ऑफक्लैरिंग। अब ये वर्ड का मतलब होता है एनलाइटनमेंट। अब इमैनुअल कांट को देखने के बाद हम कुछ और प्रोमिनेंट फिगर्स देख लेते हैं जर्मन एनलाइटनमेंट के। तकरीबन 7 फिगर्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट है गॉटफ्रीड विल्हेल्म लीबनिज। अब इन्हें जनरली माना जाता है फादर ऑफ जर्मन एनलाइटनमेंट। अब इनके जो भी गुरुजी थे वो फ्रेंच फिलोसोफर्स थे या तो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। और अगर इन्हें वन वर्ड में डिस्क्राइब किया जाए तो इन्हें सिर्फ जीनियस ही कहा जा सकता है। इन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स का शौक था, जैसे साइंस, थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, मैथमेटिक्स, लॉ, हिस्ट्री, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, थियोलॉजी एक्सेट्रा। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैथमेटिशियन भी थे और जब ये कैलकुलस का आविष्कार करे थे उसी समय पे इंग्लैंड में आइजैक न्यूटन भी ठीक कैलकुलस पर ही काम कर रहे थे। दोनों ही आदमी अब नहीं जानते कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, और जब क्रेडिट लेने की बारी आई तो दोनों में ही काफी मैं बोलूंगी कंट्रोवर्सी हो गई और दोनों ने ही काफी संघर्ष किया कि क्रेडिट उन्हें मिल जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना। सेकेंड प्रोमिनेंट फिगर गॉटहिल्ड एफ्रेम लेसिंग को देख लेते हैं। तो अब लेसिंग ने एक ऐसे लिखा था जिसको कहा जाता है लंकून, ठीक है। इन्होंने क्रिटिकल ऐसे लिखा, और दूसरा है इन्होंने प्ले लिखा था जो एनलाइटनमेंट एज में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है मीना वॉन बर्लेहम। अभी मुख्य रूप से एक प्ले है, एक नाटक है जो फर्स्ट ट्रूली जर्मन वर्जन है सेंटिमेंटल बॉर्जुआ प्ले का। और इन्होंने और एक ड्रामा लिखा था नाथिन दी वाइस, ये भी फर्स्ट जर्मन ड्रामा ऑफ आइडियाज था। आइए देखते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट
नाम जो जर्मन एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, एक है जोहान जोकिम विकलमैन, दूसरे है क्रिस्टोफ मार्टिन वेलैंड। अब ये दोनों ने ही कंट्रीब्यूट किया था एनलाइटनमेंट एज का। बहुत अनफेयर होगा अगर मैं इन दोनों का नाम नहीं लूँगी। और पांचवें, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है इमैनुअल कांत, जो कि इन्फ्लुएंस्ड थे बाय रसाओ। अब मैं आपको बता दूं, जर्मन लिटरेचर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रैम एंड ड्रैंग मूवमेंट। अब स्ट्रैम एंड ड्रैंग मूवमेंट को कहते हैं इन इंग्लिश स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। अब ये मूवमेंट था, एक रिबेलियस मूवमेंट था अगेंस्ट एनलाइटनमेंट थिंकर्स। तो जो भी एनलाइटनमेंट कहता था, ये सारे ही आइडिया स्टॉर्म एंड ड्रैग मूवमेंट रिजेक्ट करता था। तो अब देखते हैं इसके कुछ अच्छे फीचर्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला फीचर है कि जैसे मैं आपको बताया कि एक रिबेलियस मूवमेंट था अगेंस्ट एनलाइटनमेंट का जो मूड था उसके अगेंस्ट में था, उसके आइडियाज के अगेंस्ट में था। सेकंड फीचर है कि रिजेक्शन ऑफ नियो क्लासिकल नॉर्म्स। और थर्ड, ये शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट था पर एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था, और ये एक प्रीकर्सर था रोमांटिक मूवमेंट से पहले। अब बहुत लोग नहीं जानते जो रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर है, वो सही बात है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हुआ है, पर कहीं ना कहीं ये स्टॉर्म एंड ड्रैग मूवमेंट फिलॉसफी से भी अफेक्ट हुआ था, इंस्पायर हुआ था। और यहाँ पर स्टॉर्म एंड ड्रैग कहता है कि नेचर और इंडिविजुअल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर को वो एज अ सुपीरियर क्वालिटी ट्रीट करते थे। आइए देखते हैं 3 मेन प्रोपोनेंट्स जो इंपॉर्टेंट है ये स्टॉर्म एंड ड्रैग मूवमेंट में। अब हम बात करेंगे फ्रेडरिक मैक्सिमिलियन वॉन क्लिंगर। अब ये एक ड्रामेटिस्ट है, जर्मन ड्रामेटिस्ट। इन्होंने प्ले लिखा था स्टॉर्म एंड ड्रैग। इसी प्ले के बाद उस मूवमेंट को कहा गया स्टॉर्म एंड ड्रैग मूवमेंट। दूसरे प्रोपोनेंट है स्टॉर्म एंड ड्रैग मूवमेंट के, वो है फ्रेडरिक स्काइलर। अब इन्होंने 3 यूथफुल मेलोड्रामास लिखे थे जो कि स्टॉर्म एंड ड्रैग मूवमेंट का बहुत बेस था। एक था द रॉबर्स, सेकंड था फिएस्को, थर्ड था इंट्रिग एंड लव, जिन्होंने ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। और उसके बाद थे फाइनली हमारे प्यारे यंग गॉथ। अब गॉथ ने लिखी थी वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स जो कि एसोसिएटेड है स्टॉर्म एंड ड्रैग मूवमेंट से, वो है सॉरोस ऑफ यंग वर्थर। अब ये एक नॉवेल है, मैं कहूँगी काइंड ऑफ सेंटिमेंटल लव स्टोरी आप कह सकते हो। अब वर्थर एक नौजवान है जो कंप्लीटली हेड ओवर हील्स प्यार में पड़ चुका है एक लड़की जिसका नाम है लॉटे। अब ये जब प्यार में पड़ चुका है, वो देर से रियलाइज करता है कि अब ये लॉटे को हासिल नहीं कर सकता, और फाइनली जब ये भटकता रहता है उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। अब वर्दर इतना सक्सेस हुआ कि इसके बाद लोगों ने एज अ फैशन स्टेटमेंट स्काई ब्लू कोट, येलो ब्रीचेस मतलब सॉर्ट ऑफ पैंट और जैक बूट पहनना शुरू कर दिया। और तब सुसाइड्स के रेट भी काफ़ी हद तक बढ़ गया था। अब हम देखते हैं कि एनलाइटनमेंट एज में ट्रेड भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। हम देखते हैं कि एक दिन लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं एक चीज को देख के, जो कि हार्ड ट्रांसलेंट सिरेमिक वेयर टाइप की चीज थी। तो ये चीज थी पोर्सिलेन। अब जब यूरोप ट्रेड कर रहा था चाइना और इंडिया के साथ, तब यूरोपियन लोग
3 चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो पाए। पहली थी टी, दूसरी थी सिल्क और तीसरी थी पोर्सिलेन। अब पोर्सिलेन मेजरली प्रोडक्ट था चाइना का। तो अब एक राजा थे पोलैंड के जिनका नाम था ऑगस्टस द स्ट्रॉन्ग। अब उनको बड़ा ऑब्सेशन हो गया इस पोर्सिलेन प्रोडक्ट से, तो उन्होंने फोर्स किया जॉन फ्रेडरिक बॉडगर को कि तू कुछ भी कर पर मुझे तो चाइनीज फॉर्मूला लाके दे कि ये चीजें बनती कैसे है। तो बॉडगर भी बड़ी मेहनत की और उसने चाइनीज फॉर्मूला को क्रैक कर लिया। उसे पता चला कि कुछ क्ले को मिला के उसको हीट करके उसको तपा के पेंट करने के बाद ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसने अपने एक दोस्त के साथ मिलके एक फैक्ट्री सेटअप की अराउंड 1710 एट मेसियान, और उसी के बाद यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, रशिया, ये सब लोग ने पोर्सिलेन मार्केट में अपनाना शुरू किया, बेचना शुरू किया। अब चाइना प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया था यूरोप में ड्यूरिंग 18th सेंचुरी कि ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर पोर्सिलेन बेचते थे बल्कि लोगों होम्स जो अपने घर थे वो सजाते थे चाइनीज़ वॉलपेपर से, फर्निशिंग से। जो लेडीज़ थी यूरोप की, उन्होंने चालू कर दिए चाइनीज़ पर्सेस यूज़ करना, और तभी के लोगों ने चाइनीज़ फिलोसॉफी में भी। अब हम जब बात कर रहे हैं एनलाइटनमेंट एज की, तो बहुत अनफेयर होगा कि हम ग्रेट एनसाइक्लोपीडिया की बात ना करें। अब ग्रेट एनसाइक्लोपीडिया, जिसे एनसाइक्लोपीडी भी कहा जाता था, वो फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1751 में। अराउंड मैं कहूँगी 200 एक्सपर्ट्स या राइटर्स ने मिल के ये एनसाइक्लोपीडिया में कंट्रीब्यूशन किया था। जो मेन सिग्निफिकेंट नाम मैं कहूँगी वो है वॉल्टेयर, रसाओ, मैथमेटिशियन जीन डी लैम्बर्ट। अराउंड चीफ एडिटर दिद्रॉथ ने 20 साल काम किया और फाइनल पब्लिकेशन इसकी इश्यू हुई 1772 में, जो इसकी 28th एडिशन थी। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हो वो है कॉफ़ी हाउस इन इंग्लैंड। अब कॉफ़ी हाउसेस इंग्लैंड में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन बन गई थी, जहाँ पर राइटर्स, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, वो सारे ही लोग आते थे और डेली न्यूज़ क्या होती थी, डेली चीज़ें क्या हो रही है, उसके बारे में यहाँ पर पता करते थे। अब एनलाइटनमेंट एज में पूरी कंट्री में जहाँ भी देखो, जैसे बुक सेलर शॉप या कॉफ़ी हाउसेस में पीरियोडिकल एसेस बहुत ज़्यादा दिखने लग गए। जो पहली पीरियोडिकल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है डेनियल डिफो की रिव्यू। ये फर्स्ट पब्लिश हुई 1704 में। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पीरियोडिकल है टैटलर, जो कि मेन वर्क था जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील का। ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1709 में। टैटलर ओरिजिनली पब्लिश होती थी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। और जो थर्ड मोस्ट फेमस एनलाइटनिंग जर्नल थी पर इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट थी, वो थी पीरियोडिकल दी स्पेक्टेटर। अभी लार्जली एडिसन के द्वारा लिखी गई थी, पर कहीं ना कहीं रिचर्ड स्टील एंड जॉनथन स्विफ्ट ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था इस जर्नल में। अभी स्पेक्टेटर में कहीं कैरेक्टर्स थे जैसे मिस्टर स्पेक्टेटर, विल हनीकोम, सर एंड्रयू फ्रूपोर्ट, सर रॉजर डी कवर्ले। अब ये सारे कैरेक्टर्स अपने ऑडियंस को फिलोसॉफी सिखाती थी, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा, कभी स्टोरीज के द्वारा। इतना ही नहीं, ये जो जर्नल थी वो अच्छे मैनर्स सिखाती थी, जैसे अफेक्शन, काइंडनेस,
औरतों और बच्चों। अब हम सब जानते हैं कि एनलाइटनमेंट एज में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, जहाँ पर साइंस और फिलोसॉफी को मर्ज किया गया। 1662 में चार्टर हुई रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जिसका मेन फोकस था द इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल नॉलेज। अब ये जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन थी वो सारे ही अपने एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरीज, इन्वेंशन एक जर्नल में रिपोर्ट करती थी, जिसका नाम था फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस। अब कॉन्टिनेंट में जितने भी बड़े फिलोसोफर, साइंटिस्ट थे, सारे ही नाम इस रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड में मौजूद थे। अब छोटे से छोटे नाम जैसे डायरिस्ट सैमुअल पेप्स से लेके बड़े से बड़ा नाम जैसे अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे सारे ही नाम मौजूद थे, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्व का नाम था वो था आइजैक न्यूटन का। अब अलेक्जेंडर पोप ने बहुत खूबसूरत कपलेट लिखी है आइजैक न्यूटन के लिए, जहाँ पर वो बोलते हैं, नेचर एंड नेचर्स लॉस हिड इन नाइट, गॉड सेड लेट न्यूटन बी एंड ऑल वाज लाइट। हम देखते हैं कि केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी काफी डेवलपमेंट हुआ। जोसेफ ब्लैक एक केमिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करेंगे वुमेन ड्यूरिंग एनलाइटनमेंट। अब एनलाइटनमेंट के समय पर बहुत ज़्यादा एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ गया, तो वुमेन भी काफ़ी इंटरेस्ट बताने लगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। जैसे वॉल्टेयर के मिस्ट्रेस थी, उन्होंने लिखा ग्रेविटेशन के बारे में। फिर लुइस 15 के मिस्ट्रेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैडम दे पॉम्पिडियर इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने पढ़ना शुरू किया स्टार्स के बारे में। फिर एक पेरिस सोशलाइट थी मेले टी कॉग्नी, उन्होंने एनाटॉमी के बारे में पढ़ना शुरू किया। अब एनलाइटनमेंट एज में फ्रॉड्स भी काफ़ी हद तक बढ़ गए थे। अब एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ, जहाँ हम देखते हैं कि मैरी टॉफ्ट्स करके एक वुमेन है, उसने इंग्लैंड के लोगों को बिलीव कराया है कि वो बर्थ दे सकती है रैबिट्स को, और ये ट्रिक की वजह से जॉर्ज II उस टाइम के राजा थे, वो भी इतने इम्प्रेस हो गए कि उसने वो मैरी टॉफ्ट्स को प्रॉमिस किया कि वो उसे पेंशन देंगे। पर मैरी टॉफ्ट्स प्रॉब्लम में तब फंस गई तब जब उसका सर्वेंट्स रैबिट लेने मार्केट में चला गया और वो पकड़ा गई। चलिए डिस्कस करते हैं क्रोनोलॉजी, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स पब्लिश हुई है ड्यूरिंग एज ऑफ एनलाइटनमेंट, यहाँ पर मैंने डिस्कस की है, ना कि केवल बुक्स, बट मैंने पीरियोडिकल्स भी यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो पहला आती है डेट 1704, जहाँ हम देखते हैं सर आइजैक न्यूटन पब्लिश करते हैं अपनी वर्क ऑप्टिक्स, और उसी समय पे उसी साल डैनियल डिफो स्टार्ट करते हैं अपनी पीरियोडिकल रिव्यू। फिर सेकंड है 1709 में, जहाँ टेटलर स्टार्ट करती है अपनी पब्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ द एडिटर रिचर्ड स्टील। फिर 1711 में स्पेक्टेटर स्टार्ट होता है, जो कि लिखी गई है बाय जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील। अब हम देखते हैं 1714, जहाँ पर अलेक्जेंडर पोप पब्लिश करते हैं रेप ऑफ लॉक। उसके बाद डैनियल डिफो की रॉबिन्सन क्रूसो अपीयर होती है 1719 में। फिर हम देखते हैं 1740 में सैमुअल रिचर्डसन पब्लिश करते हैं अपनी नॉवेल पमेला, और उसका सब टाइटल है वर्च्यू रिवॉर्डेड। फिर हेनरी फील्डिंग पब्लिश करते हैं अपनी बुक टॉम जोन्स 1749 में। और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बाय सैमुअल जॉनसन, जो पब्लिश करते हैं अपनी इंग्लिश डिक्शनरी इन द ईयर 1755। फिर हम देखते हैं 1764 में लॉरेंस टर्न पब्लिश करते हैं ट्रिस्टैम शैंडी। फिर 1774
गॉथ जिसको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, वो पब्लिश करते हैं सॉरोस ऑफ यंग वर्थर। फिर 1776 में 3 इम्पॉर्टेंट बुक्स पब्लिश होती है। पहली है जेरेमी बेंथम की फ्रेगमेंट एंड गवर्नमेंट, फिर एडम स्मिथ की वेल्थ एंड नेशंस, फिर है एडवर्ड गिबॉन की डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर की फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश होती है। अब हम देखते हैं कि 1767 में वर्ल्ड का फर्स्ट पब्लिक पियानो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने में आया था, और इसी के बाद हम देखते हैं कि पियानो की पॉपुलैरिटी बहुत हद तक बढ़ गई इन दी एनलाइटनमेंट एज। I hope you found the video helpful, and if you did, then do like, share and subscribe.